जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एग्जाम टाइम पर। दोस्तों, हमारे द्वारा मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र 2 और मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र 3 की टू द पॉइंट सीरीज चलाई जा रही है। इससे पहले हमने संविधान के तहत संविधान की इकाई से संबंधित पहली जो इकाई है उसमें जो टॉपिक दिए गए हैं, संविधान की विशेषताएं, संविधान का निर्माण, संवैधानिक मूल ढांचा, मौलिक कर्तव्य, डीपीएसपी, मौलिक अधिकार और संघवाद, केंद्र राज्य संबंध, इससे संबंधित कौन कौन से 3 नंबर के संभावित प्रश्न बन सकते हैं, इनकी चर्चा की थी। और आज जो न्यायालय से संबंधित कौन कौन से संभावित प्रश्न बन सकते हैं 3 नंबर की, उनकी चर्चा करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो हमने इससे पहले जो न्यायिक व्यवस्था है उससे संबंधित कुछ प्रश्न पहले कर लिए थे। इसके पहले वाले लेक्चर में आप वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं 3 नंबर की प्रश्न की, जो टू द पॉइंट पूछे जा सकते हैं और उन्हें हम कैसे डील कर सकते हैं टू द पॉइंट। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जो टॉपिक दिया गया है तो उससे संबंधित सीधा सा 3 नंबर में ये भी पूछ सकते हैं, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय। तो अपने को पहला पॉइंट क्या लिख सकते हैं अपन यहाँ पे, अनुच्छेद 214 के तहत, है ना। मतलब अनुच्छेद 214 बोलता है कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा या एक से अधिक राज्यों के लिए भी एक न्यायालय कार्यरत होगा, है ना। एक न्यायालय कार्यरत करेगा या कार्य करेगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 214 के तहत 1956 में गठन हुआ अपना जो मध्य प्रदेश का न्यायालय है, उसका गठन 1956 में हुआ और अनुच्छेद 214 के तहत हुआ। पहली बात क्लियर। दूसरी बात, मुख्यालय इसका कहाँ है, जबलपुर, तो अपन हमने मुख्यालय बताया। फिर तीसरे, खंडपीठ बता दी, इंदौर और ग्वालियर, जिनकी स्थापना 1969 में हुई थी। क्लियर, ये प्रश्न इतना है। क्लियर, आगे बढ़ते। अब न्यायिक पुनरावलोकन के जो प्रश्न है दोस्तों, ये इसके ज़्यादा संभावित चांस बनेंगे कि ये बड़े नंबर में पूछा जाएगा, या तो 5 नंबर में पूछा जाएगा या 11 नंबर में पूछा जाएगा कि न्यायिक पुनरावलोकन क्या है, इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क दीजिए, अथवा न्यायिक पुनरावलोकन का महत्व बताइए। तो ये जो प्रश्न है ये 5 नंबर और 11 नंबर के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण है ना। फिर भी हमने 3 नंबर के हिसाब से इसे लिखा है, तो अगर 3 नंबर में पूछा जाए तो आप इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन। इसके द्वारा न्यायपालिका जो है विधायिका द्वारा विधायिका द्वारा पारित संशोधन व कानून की जांच करती है ना। हमने सीधे से कम शब्दों में बताने की कोशिश की है यहाँ पर। इसके द्वारा न्यायपालिका जो है वो विधायिका द्वारा पारित संशोधन व कानूनों की जांच करती है, अर्थात संसद या किसी राज्य के विधानसभा या विधानमंडल के द्वारा कोई कानून या जो संशोधन पारित किया जाता है तो उसकी जांच करती है न्यायपालिका। तो ये न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत ही है जो उन्हें शक्ति देता है ना। इसके उदाहरण यूएसए से आई है। जब भी हम संविधान के स्रोत पढ़ते हैं तो अपन उसमें पढ़ते हैं कि न्यायिक पुनरावलोकन का जो सिद्धांत है वो हमने अमेरिका से लिया है। क्लियर, और इसकी विशेषता है कि ये संविधान में स्पष्ट वर्णित नहीं है, ना ही शब्द का संविधान में स्पष्ट वर्णन है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके द्वारा न्यायपालिका तथा विधायिका द्वारा पारित संशोधनों कानूनों की जांच, जैसे कि आज संसद को एक भी अधिनियम में कानून पारित करती है ना। और और अगर उस संसद या कानून, जैसे हाल ही में कृषि बिल देख लो, है ना, इसके बाद या फिर सीए एनआरसी देख लो, तो कोई भी जब संसद पारित करती है बिल या कानून तो उनसे संबंधित याचिकाएं याचिकाएं डाली जाती है न्यायपालिका में, है ना। तो न्यायपालिका में जब याचिकाएं डाली जाती है और अगर उस संशोधन या फिर उस बिल में कोई कमी होती है या फिर वह बिल कोई मौलिक अधिकारों का हनन करता है, जनता के परिप्रेक्ष्य से हित में नहीं होता है, तो उसको रद्द कर दिया जाता है। तो ये जो शक्ति दी जाती है, ये न्यायिक पुनरावलोकन का जो सिद्धांत है, इसके तहत न्यायपालिका के पास शक्ति है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा 99वें संविधान संशोधन 2015 रद्द कर दिया गया था, तो वो इसी सिद्धांत के आधार पर किया गया था, है ना, कि उन्होंने मौलिक ढांचे का हवाला देकर न्यायिक पुनरावलोकन सिद्धांत के तहत 99वां संविधान संशोधन, जो कि एकमात्र संविधान संशोधन है जिसको न्यायपालिका द्वारा शून्य घोषित किया गया है, रद्द किया गया है ना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है न्यायिक सक्रियता। न्यायिक सक्रियता क्या है ना। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ये भी 5 नंबर के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये प्रश्न हाल ही में जो 2019 का मेंस हुआ है इसमें भी पूछा गया था, न्यायिक सक्रियता क्या है, इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क दीजिए, है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो न्यायिक सक्रियता क्या होती है, सार्वजनिक हित के मामले में जब न्यायपालिका कार्यपालिका के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप करती हुई प्रतीत होती है या करती है, तो उसको ही न्यायिक सक्रियता की संज्ञा दी जाती है ना। इतनी बड़ी परिभाषा बनेगी लेकिन अपने पास शब्द सीमा की कमी है तो हमने उस प्रकार से लिखा है ना। तो सार्वजनिक हित के मामले में, यानी जो भी जनता है उसके हित के मामले में जब न्यायपालिका, अर्थात न्यायपालिका का जो कार्य है वो न्याय देना है, लेकिन वह कार्यपालिका के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप करती है और वहाँ पर कार्यपालिका का जो काम है वो काम जब न्यायपालिका करने लग जाती है तो फिर इसे न्यायिक सक्रियता कहा जाता है। जैसे
हाल ही में कोविड-19 हेतु न्यायालय ने निर्देश जारी किए हैं। तो अभी ऑक्सीजन या बेड की कमी हो रही थी, है ना? तो सरकार से पहले जो कोविड कोविड की गाइडलाइन जारी की थी, वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने जारी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को कड़े निर्देश दिए थे और उसके बाद अपने जबलपुर न्यायालय ने भी सरकार को कड़े निर्देश दिए थे कि आप इनका पालन करवाइए। तो ये न्यायिक सक्रियता कहलाती है। न्यायिक सक्रियता की जो अवधारणा है वो भी 1980 के दशक में आई थी भारत में। क्लियर? अगले प्रश्न की बात करते हैं। न्यायिक सक्रियता के पक्ष में तर्क दीजिए। हमने ऊपर समझ लिया न्यायिक सक्रियता क्या होती है। न्यायिक सक्रियता वही कि जो जनहित के मामले में जब न्यायपालिका कार्यपालिका के क्षेत्र में जाकर कार्य करने लग जाए तो वही न्यायिक सक्रियता कहलाती है। इसके और भी उदाहरण है न्यायिक सक्रियता के, जैसे कि असम का एनआरसी जो हुआ था वो भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में हुआ था, तो वो भी न्यायिक सक्रियता का उदाहरण है। और भी इसके एग्जांपल्स है, जैसे कि हाल ही में जो कृषि बिल आया है 2019 वाला, तो इस 2019-20 वाला जो इसका विरोध चल रहा है, तो इसके संबंध में भी सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जांच ना करते हुए इसको इसके ऊपर समिति बनाने का आदेश दिया। तो यह भी न्यायिक सक्रियता का ही एक उदाहरण है। ठीक है, तो मैंने आपको 3 से 4 उदाहरण बता दिए हैं। तो इसे न्यायिक सक्रियता बोलते हैं कि जब न्यायपालिका कार्यपालिका का कार्य करने लग जाती है, वो इसे ही न्यायिक सक्रियता बोलते हैं। और न्यायिक सक्रियता के पक्ष में तर्क क्या हो सकते हैं? सार्वजनिक शक्ति के दुरुपयोग पर प्रतिबंध, अर्थात जो शासन प्रशासन के पास जो शक्तियाँ होती है उनकी शक्तियों पर दुरुपयोग पर प्रतिबंध लगाती है। अर्थात कोई काम अगर कार्यपालिका से नहीं हो रहा है तो वो फिर न्यायपालिका जाकर करती है। और जब सरकार या प्रशासन या शासन कोई अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता है तो फिर न्यायपालिका ही ये जो उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाती है। दूसरा, सरकार की निरंकुशता पर रोक, अर्थात सरकार तानाशाही ना बने तो उसकी निरंकुशता पर भी रोक लगाने का कार्य करती है न्यायिक सक्रियता। तीसरा, सार्वजनिक सार्वजनिक हित प्रभावित, है ना? हम यहाँ पे हित लिखना भूल गए हैं, तो आप हित लिख लीजिएगा यहाँ पे कि सार्वजनिक हित प्रभावित, है ना? सार्वजनिक हित प्रभावित। ऐसा था कि जैसे कि आप भारत में विविधता के आधार पर जनता रहती है ना, तो सार्वजनिक हित प्रभावित होता है न्यायिक सक्रियता से कि अगर किसी भी पक्ष में जैसे न्यायिक सक्रियता में जाकर, जैसे असम में एनआरसी करवाई, क्योंकि असम में लंबे समय से आंदोलन हो रहे थे एनआरसी करवाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे जो है घुसपैठिए ज़्यादा आ गए हैं ना, तो इससे सार्वजनिक हित ये किसी एक वर्ग विशेष का सार्वजनिक हित प्रभावित होता है। तो एक ये पॉइंट हो सकता है, अगर आप इसको ना लिखो तो ठीक रहेगा, इसके बजाय ये नीचे वाला पॉइंट लिखोगे तो ये ठीक रहेगा, है ना? ये थोड़ा सा अपूर्ण रह गया है, तो आप यहाँ या फिर इसको आप ऐसे लिखे कि सार्वजनिक हित प्रभावित, ऐसे पूरा लिखे सार्वजनिक हित प्रभावित। क्लियर? और अगला पॉइंट क्या होगा इसका? अगला पॉइंट है न्यायपालिका के प्रति जनता का विश्वास। हाँ, ये पॉइंट अच्छा रहेगा, ये पॉइंट आप यहाँ ऐड कर लीजिए, तीसरा पॉइंट बनाओगे तो ये ठीक लगेगा। ठीक है, तो सार्वजनिक शक्तियों के दुरुपयोग पर प्रतिबंध, अर्थात शक्तियों का दुरुपयोग नहीं होगा। सरकार की निरंकुशता पर रोक, अर्थात सरकार अपने मनमानी नहीं करेगी क्योंकि न्यायिक सक्रियता है ना? तो न्यायिक सक्रियता के माध्यम से न्यायपालिका सरकार की निरंकुशता पर रोक लगाती है। तीसरा, सार्वजनिक हित प्रभावित, है ना? सार्वजनिक हित जो रहता है जनता का वो प्रभावित होता है। फिर चौथा, सकारात्मक रूप से प्रभावित होता है ना, नकारात्मक रूप से नहीं है, सकारात्मक रूप से प्रभावित होता है सार्वजनिक हित। और चौथा क्या है? न्यायपालिका के प्रति जनता का विश्वास, अर्थात जब न्यायिक सक्रियता के माध्यम से अच्छा कार्य किया जाएगा तो जब न्यायपालिका के प्रति जनता और हम जैसे लोगों का भी न्यायपालिका के प्रति विश्वास बढ़ेगा। क्लियर? अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है न्यायिक सक्रियता के विपक्ष में तर्क, है ना? हमने ऊपर पक्ष में तर्क की बात कर ली थी, अब विपक्ष में तर्क की बात करती है। ये तीनों प्रश्न अगर देखा जाए तो मुख्य परीक्षा 2019 में पूरा प्रश्न बना था ये, कि वही कि न्यायिक सक्रियता क्या है, न्यायिक सक्रियता के पक्ष और विपक्ष में तर्क। तो हमने इस प्रश्न को बांट दिया है 3 खंडों में, 3-3 नंबर के हिसाब से। तो आप अगर इनको जोड़ेंगे तो ये पूरा एक प्रश्न बन जाएगा 11 नंबर या 5 नंबर का, है ना? तो न्यायिक सक्रियता के विपक्ष में तर्क। अब विपक्ष में तर्क क्या क्या हो सकते हैं? हमने एक बार पक्ष में तर्क देख लिए, अब विपक्ष में तर्क देखते हैं। क्लियर? शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत का उल्लंघन, अर्थात अनुच्छेद 50 बोलता है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण होगा, है ना? शक्तियों का पृथक्करण होगा, लेकिन जब न्यायिक सक्रियता होती है तो कार्यपालिका का जो कार्य है, अर्थात कार्यपालिका का काम है शासन चलाना और न्यायपालिका का काम है न्याय देना, लेकिन न्यायपालिका ही कार्य क्षेत्र करने लग जाती है, उस मतलब जो होता है कार्यपालिका का जो काम होता है वही न्यायपालिका करने लग जाती है। तो अगर जब कार्यपालिका के कार्य न्यायपालिका करेगी तो ये शक्ति
ये जो पृथक्करण सिद्धांत का उल्लंघन माना जाएगा। तो पहला विपक्ष क्या हो सकता है इसका? विपक्ष में तर्क क्या हो सकता है? क्षति के पृथक्करण सिद्धांत का उल्लंघन अर्थात आर्टिकल 50 का उल्लंघन, ये बात हो सकती है। फिर दूसरा, न्यायपालिका पर अतिरिक्त बोझ। अब न्यायिक सक्रियता बहुत सारे मुद्दे में देखी जा सकती है ना, जिससे न्यायपालिका के पास पुराने केसेस जो पड़े हैं वो लंबित रहते हैं, इसकी वजह से न्यायपालिका पर अतिरिक्त बोझ हो जाएगा। तीसरा, ये संवैधानिक नहीं है और ये न्यायिक अधिकारियों द्वारा तैयार है ना। मतलब अब जो न्यायिक सक्रियता जो है वो संवैधानिक नहीं है, ना ही इसका संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णन है, कोई वर्णन नहीं है न्यायिक सक्रियता का। और जो न्यायिक सक्रियता है न्यायिक अधिकारियों के द्वारा तैयार की गई है ना। तो ये कहीं ना कहीं न्यायिक जो पृष्ठभूमि है उसके पक्ष में ज़्यादा है न्यायिक सक्रियता, तो ये न्यायिक अधिकारियों द्वारा ही तैयार की गई और ना ही इसका संविधान में वर्णन है। फिर चौथा, अति न्यायिक सक्रियता से न्यायपालिका पर प्रश्न चिन्ह। अर्थात जब न्यायपालिका ज़्यादा ही कार्य करेगी तो सभी को लगने लग जाएगा कहीं ना कहीं न्यायपालिका तानाशाही रूप में कार्य कर रही है, न्यायपालिका अपनी मर्जी का काम कर रही है ना। तो इससे क्या होगा, न्यायपालिका पर प्रश्न चिन्ह खड़े होंगे। तो ये क्या हो जाएंगे, इसकी विपक्ष में तर्क। हमने 4 पक्ष में तर्क बताए, 4 विपक्ष में तर्क बताए, है ना। तो ये 5 नंबर के हिसाब से भी तैयार हो गया है प्रश्न, अगर आप जोड़ लोगे तो। क्लियर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। लोक अदालत। लोक अदालत क्या होती है? लोक अदालत ऐसा मंच है जहां मामलों को सौहार्दपूर्ण निपटाया जाता है ना। तो ये पहला पॉइंट हो गया। ये क्या है लोक अदालत? लोक अदालत ऐसा मंच है जहां मामलों को सौहार्दपूर्ण निपटाया जा सकता है, अर्थात समझौते के साथ, है ना। सौहार्दपूर्ण का अर्थ है यहाँ पर कि समझौते के साथ जो है निपटाया जाता है मामलों को। फिर इसका गठन नालसा एक्ट 1987 के तहत। तो एक एक्ट आया था भारत में, नालसा एक्ट, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, है ना, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987। तो उसी के तहत लोक अदालतों का गठन होता है। फिर तीसरे बात, उद्देश्य क्या है इसका? शीघ्र मतलब जल्दी, वहनी व त्वरित न्याय प्राप्ति। मतलब वहनी मतलब कम लागत पर, और त्वरित और जल्दी न्याय की प्राप्ति हो, इसका यही उद्देश्य है। क्लियर। तो ये लोक अदालत समझ में आ गया होगा आपको, है ना। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अभी इसी लोक अदालत का महत्व। तो लोक अदालत के महत्व आप लिख सकते हो, क्योंकि लोक अदालत में जो है जो भी मामले होते हैं वो सौहार्दपूर्ण रूप से निपटाए जाते हैं, है ना। तो क्या हो गया, पहला पॉइंट, मामलों को सौहार्दपूर्ण निपटान, अर्थात कोई लड़ाई दंगे नहीं होंगे, है ना। दूसरी बात, कम लागत और त्वरित न्याय, अर्थात ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं होंगे और जल्दी न्याय मिल जाएगा, क्योंकि न्यायपालिका पर तो पहले से ही जो है मामले उनका अधिक बोझ है। तो न्यायपालिका में जब मामले जाते हैं तो उनमें टाइम लगता है, ज़्यादा समय लगता है। तो ये क्या करता है, जो लोक अदालत होती है वो समय की बचत भी रखती है ना, क्योंकि कम समय में त्वरित मतलब जल्दी न्याय मिल जाता है। फिर तीसरा, न्यायपालिका पर बोझ में कमी, अर्थात जो न्यायपालिका होती है उसके पास पहले से ही पेंडिंग केसेस पड़े रहते हैं। ऐसे में अगर लोक अदालत में ज़्यादा केस जाएंगे तो न्यायपालिका पर बोझ की कमी होगी या अतिरिक्त बोझ की कमी होगी। तो ये 3 पॉइंट हो गए, इसके महत्व हो गए। क्लियर। अगला प्रश्न, जनहित याचिका। अब जनहित याचिका क्या होती है? पीड़ित पक्ष की तरफ से, मान लो कि कोई पीड़ित व्यक्ति है ना, तो वो पीड़ित व्यक्ति जो है वह मान लो असाक्षर है, पढ़ा लिखा नहीं है, उसको नहीं पता जनहित याचिका क्या होती है ना, या फिर वो न्यायालय में कैसे जाए, है ना। तो पहले जो था, पहले अगर मान लो कि मुझे कोई, मैं पीड़ित हूँ, है ना, स्वयं मेरे ऊपर कोई अत्याचार हो रहा है और मैं न्यायपालिका में जाने में सक्षम नहीं हूँ, या फिर मुझे इतना ज्ञान नहीं है, तो मेरी तरफ से कोई और अन्य व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति या संस्था या स्वतः संज्ञान, मतलब स्वतः संज्ञान बताएंगे हम आपको। तो कोई भी व्यक्ति या संस्था, मैं अर्थात मेरी स्थिति किसी ने देखी कि भैया मेरे ऊपर अत्याचार हो रहा है ना, तो मेरी स्थिति देखकर वो स्वयं, पहले क्या होता था कि जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है उसे खुद न्यायपालिका में जाना पड़ता था, लेकिन जनहित याचिका जब से आई ना, तो उसके माध्यम से पहले जिस व्यक्ति पे अत्याचार हो रहा है वो तो जा ही सकता है, लेकिन उसके बाद भी कोई संस्था भी जा सकती है उसकी तरफ से, या फिर स्वतः संज्ञान भी ले सकते हैं, या फिर कोई अन्य व्यक्ति भी जा सकता है। तो उसकी तरफ से याचिका न्यायपालिका में दायर कर सकता है, इसको ही जनहित याचिका बोलते हैं। अर्थात ऐसा कोई मामला जो सार्वजनिक हित से जुड़ा हो, है ना, सार्वजनिक हित से जुड़ा हो, और अगर वो लोग या वो वर्ग वहाँ न्यायपालिका में जाने में सक्षम नहीं है, तो उनकी तरफ से कोई संस्था या फिर स्वतः संज्ञान या फिर कोई व्यक्ति द्वारा उनका जो भी अहित हो रहा है या उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो उसके संबंध में न्यायपालिका में जो भी जो भी याचिका दायर करती है वो कहलाती है जनहित याचिका। अर्थात लोगों के हित में जो याचिका दायर की जाती है वो जनहित याचिका कहलाती है। इसके जनक जस्टिस PN भगवती कहलाते हैं ना। क्लियर। तो ये क्लियर हो गया। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं, जनहित याचिका के उद्देश्य। अब वो जनहित याचिका जो है कि पीड़ित पक्ष की तरफ से किसी भी अन्य व्यक्ति और संस्था या स्वतः संज्ञान, या स्वतः संज्ञान का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि
मेरे ऊपर कोई अत्याचार हो रहा है ना, और मेरा किसी ने वीडियो बनाकर न्यायाधीश तक पहुंचा दिया। अब न्यायाधीश ने वो वीडियो देखा कि इसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो स्वतः संज्ञान मतलब न्यायाधीश स्वयं उस मेरे मेरे ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसके संबंध में स्वयं केस फाइल करके और निर्णय सुनाएगा। तो यह स्वतः संज्ञान कहलाता है ना, कि स्वतः संज्ञान खुद न्यायपालिका ले लेगी मेरे संबंध में, अगर मेरे ऊपर अत्याचार हो रहा है और किसी ने वीडियो बनाकर न्यायपालिका तक पहुंचा दिया है ना, तो ये स्वतः संज्ञान कहलाएगा। ठीक है, तो अब प्रश्न है, हम इसकी बात करते हैं, जनहित याचिका के उद्देश्य क्या होते हैं। तो ये उद्देश्य हो सकते हैं, इसका संभावित उद्देश्य गरीब व शोषित वर्ग तक न्याय की पहुंच, अर्थात बहुत सारे वर्ग ऐसे होते हैं जिन तक न्याय की पहुंच नहीं होती है ना, तो ऐसे में लोग वीडियो बनाकर या फिर किसी भी माध्यम से या फिर एनजीओ जैसे कार्य करते हैं जो इनके संबंध में, इनके जो हित जुड़े होते हैं या फिर इनके ऊपर अत्याचार होता है, तो उसके संबंध में न्यायपालिका में याचिका दायर करते हैं। फिर किसी वर्ग या जाति विशेष को न्याय दिलाना, मतलब बहुत सारे ऐसे वर्ग और जाति विशेष है जिन पर न्याय की अभी तक पहुंच नहीं है, तो उनको न्याय मिल जाता है, ये इसका उद्देश्य होता है। सार्वजनिक हित के मुद्दों का समाधान, अर्थात तो कोई ऐसा मुद्दा है जिनसे सार्वजनिक हित जुड़ा हो, जैसे केरल का सबरीवाला वाला मंदिर का मामला जो है वैसा, तो ऐसे मुद्दों का समाधान करने हेतु जनहित याचिका को उद्देश्य माना गया है, प्रमुख उद्देश्य है ये जनहित याचिका के। क्लियर। अगले प्रश्न की बात करते हैं, जनहित याचिका के दोष। अब जनहित याचिका के पक्ष में हमने वो तर्क ऊपर बता ही दिए हैं, उद्देश्य और तर्क वो एक ही बात है। क्लियर। अब जनहित याचिका के दोष क्या क्या हो सकते हैं, कई लोगों के द्वारा प्रसिद्धि हेतु आधार बनाया जाता है। अब जनहित याचिका जो होती है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में डाली जाती है ना, तो इसके माध्यम से क्या होता है, लोग अपनी स्वयं की प्रसिद्धि के कारण जबरदस्ती की जनहित याचिका डाल देते हैं, न्यायपालिका पर अतिरिक्त बोझ। अभी वर्तमान समय में जनहित याचिका काफ़ी डाली जाती है, अधिक आवश्यकता से अधिक मात्रा में जनहित याचिका डाली जाती है न्यायपालिका में, जिससे न्यायपालिका पर अतिरिक्त बोझ होता है, अर्थात केस लंबित होते जाते हैं, जिससे जिससे न्यायपालिका पर बोझ बढ़ता है। तीसरा, शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत का उल्लंघन, है ना, जनहित याचिका जब डाली जाती है तो कई कई बार कार्यपालिका का कार्य फिर न्यायपालिका को करना पड़ता है, तो जिससे शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत का उल्लंघन होता है। इसमें और भी पॉइंट ऐड हो सकते हैं, जैसे न्यायपालिका और कार्यपालिका में विरोधाभास उत्पन्न होता है ना, ऐसे कई पॉइंट ऐड हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस ये 10 प्रश्न हो गए हैं। अगले जो इकाई होगी हम उसमें इकाई 2 से संबंधित कौन कौन से 3 नंबर के संभावित प्रश्न बन सकते हैं, इनकी चर्चा करेंगे। ठीक है।